ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईटी सेकेंड ईयर के लिए। आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, एक सेकेंड, आईटी सेकेंड ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास। ठीक है, इसका जो है आज हम लोग क्लास 1 स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे धीरे धीरे क्लास 2 क्लास 3 धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखने के बाद वीडियो वगैरह, उसके बाद क्या करूँगा मैं आप लोग को इन क्वेश्चन का मॉक टेस्ट बना दूंगा, जिससे कि आप वीडियो देखने के बाद वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकें और देख सकें कि नहीं हमें कितना आ रहा है, कितना वीडियो से हमने सीखा। ठीक है, तो एक तो होता है भाई पीडीएफ से पढ़ना और दूसरा होता है ऑनलाइन टेस्ट देना। तो उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को देखो, उसके बाद वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको मैं अभी बताऊंगा वो तरीका कि कैसे आपको वेबसाइट पे जाना है और कहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और कैसे आपको टेस्ट को देना है, कैसे रिजल्ट देखना है, कैसे आप आंसर देख सकते हैं कि किसका कौन सा सही होगा और आपने कौन सा टिक कर रखा था। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग हर एक ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके दिमाग में तो ये होगा कि यार इतना ज़्यादा समय लगा और 10 क्वेश्चन ही हमने सॉल्व किया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। होता है ना कि फिर जब आप बाद में देखोगे अपने आप को तो आपको पता चलेगा कि आपने 10 की जगह 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो हम सारे ऑप्शन को और सारी चीज़ों को देखते हुए डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला चीज़ तो जो क्वेश्चन है उसका आपको जो पीडीएफ वगैरह है या के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट है आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा www.globalit.org। ठीक है, और जो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आईटी एग्जाम 2023 के लिए, मतलब जो आपके एग्जाम 2023 में होंगे उसके लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। और अभी से स्टार्ट हमने कर दिया ताकि लास्ट में जल्दबाजी ना हो। अभी से पढ़ते रहेंगे तो आपका जैसे हो ना कि धीरे धीरे चीज़ें तैयार होती रहेंगी और लास्ट में फिर इकट्ठे पढ़ना, फिर वो ना तो ठीक से तैयार हो पाती है चीज़ें और ना ही उतने अच्छे नंबर आते। अच्छे नंबर का मतलब है कि पिछली बार ज़्यादातर बच्चों के मतलब होता है ना 100 में 70-80 इस टाइप से लाना। इस बार हम लोगों का टारगेट है भाई जो मान लीजिए कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन आ रहे तो 6 के 6 पूरे सही हो। ठीक है, पिछली बार भी 3-4 सही हुआ था, मैं चाह रहा हूँ इस बार पूरे के पूरे सही हो। तो उसके लिए आपको अभी से लगना होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं टेस्ट आपको कहाँ से देना है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ओपन करना होगा ग्लोबल आईटी। ठीक है, फ़ोन के ब्राउजर में जाइए और वहाँ पे सर्च कर लीजिए ग्लोबल आईटी। आप गूगल क्रोम में सर्च कर लीजिए, नॉर्मल गूगल में क्या सर्च करेंगे, गूगल में ग्लोबल आईटी। ग्लोबल आईटी सर्च करते हैं, पहली वेबसाइट इस टाइप से दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है, नया टैब ओपन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अगर आप फोन में ओपन कर रहे हो ना तो ये ऑप्शन जो लिखा है यहाँ पे होम, हमारे बारे में नहीं, अपडेट, सब आपको दिखाई नहीं देगा। राइट साइड जो कॉर्नर में 3 लाइनें दिख रही है ऐसे आपके फोन में दिखाई देगा, आपको इन लाइनों पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना है। आईटीआई कोर्स पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, इस टाइप से टैब ओपन होगा, नीचे को आपको स्लाइड करना है। तो यहाँ देखिए है ना वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर। ठीक है, ये सभी ट्रेड के लिए, पहली चीज मैं ये भी बता दूं, बताना भूल गया मैं, ये सभी ट्रेड के लिए। कहने का मतलब है अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपके सब्जेक्ट में वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो आपको ये पढ़ना है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, जो भी है सबके लिए ये कॉमन रहेगा। ठीक है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर लिखा मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। नया टैब आपके सामने ओपन होगा, नीचे को स्लाइड कीजिए और यहाँ पर देखेंगे आप नीचे को ऐसे, हाँ स्लाइड करने में देखिए यहाँ पे मिलेगा ना, नया सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नीचे लिखा है WCS सेकेंड ईयर 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट। यहाँ पे अभी 2 टेस्ट पड़ा हुआ है, आगे भी ऐसे बढ़ता जाएगा यहाँ पे। तो आपको मान लीजिए पहला टेस्ट देना तो पहले क्लिक कर लीजिए। ठीक है, क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस टाइप से टेस्ट ओपन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना क्वेश्चन 10 है, समय आपके पास 15 मिनट का है, पासिंग ग्रेड 33% है। यही आपके एग्जाम में भी 33% का पासिंग ग्रेड होता है। आपको स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो लग रहा है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसे आपके सामने क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए टाइमर भी चलने लगेगा आपका। ठीक है, फिर नीचे को आपको स्लाइड करना है और जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 280 विरामावस्था में संपर्क में तो किस प्रकार का घर्षण कहलाता है, जो भी आपको सही लगे उस पर टिक कर लीजिए। यहाँ पे टिक कर लिया हमने। फिर पहला क्वेश्चन हो गया, आप 2 नंबर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उस पर टिक कर लीजिए, कुछ भी, मतलब अभी मैं फटाफट आपको कर दिखाता हूँ। तीसरे पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और फिर ऐसे चौथे पे क्लिक कर लीजिए। जो भी आपको ऑप्शन से देखिए फिगर वाला, फिगर यहाँ पे आपको दिखेगा, नीचे स्लाइड करना का, जो भी आपको आंसर सही लगे। फिर 5 पे क्लिक कर लीजिए। फिर जो भी आंसर ठीक लग रहा है उस पर टिक कीजिए। फिर यहाँ 7 पे क्लिक कर लिया। हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको लगे ऑप्शन पे टिक कीजिए
उसके बाद अगला नंबर यहाँ पे देखिए से यहाँ पे 7 नंबर है, 7 पे क्लिक कर लिया हमने, फिर नीचे को गए, फिर यहाँ पे जो भी ऑप्शन ठीक था फिर 8 पे क्लिक कर लिया, ऐसे जो नीचे नंबरिंग है ना 9 पे क्लिक कर लिया और फिर लास्ट में 10। सारे ऑप्शन टिक करते जाइए, यहाँ देखते जाइए। फिर जब ये खत्म हो जाए तो यहाँ पे फिनिश क्विज का ऑप्शन है, मोबाइल होगा तो यहाँ नीचे लिख करके आ जाएगा फिनिश क्विज, जैसे यहाँ पे है ना फिनिश क्विज, फिनिश क्विज पे क्लिक कीजिए, लिख रहा है आर यू श्योर टू सबमिट द क्विज, ओके ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे लिख करके आ जाएगा पास 70%, ठीक है 70%। यहाँ नीचे आप देख भी सकते हैं कितना टाइम हमें लगा, 1 मिनट 54 सेकेंड का। पॉइंट कितने हैं 7 मिनट, मतलब सॉरी 7/10, मतलब 10 क्वेश्चन था और करेक्ट कितना हुआ 7 हुआ है। जबकि देखिए ऐसे ही होगा, ऐसे कभी कभी एग्जाम में भी हो जाता है, मैंने बस ऐसे ही टिक कर दिया इसलिए देखिए 10 में से 7 सही हो गया, मैं तो देखा भी नहीं ठीक है। रॉन्ग में कितना हुआ तो 3 गलत हो गया है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, स्किप कितना हो मतलब एक भी छोड़ा नहीं गया है। और रीटेक पे करके आप दोबारा से टेस्ट को दे सकते हो, और रिव्यू पे कर करके आप क्या कर सकते हो आंसर देख सकते हो। देखिए जो आप टिक किए रहोगे उसमें ग्रीन टिक करके आएगा, और जो आंसर सही रहेगा वह ग्रीन बॉक्स बन करके आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने टिक किया था पहला वाला, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लगा है ग्रीन टिक लगा है, और यही आंसर भी सही है इसलिए यही वाला बॉक्स भी ग्रीन कलर से पैक है, ठीक है। दूसरे में देखिए यहाँ पर भी वही है, हमने यही टिक किया है इसलिए ग्रीन टिक लगा हुआ है, और यही वाला आंसर भी सही है इसीलिए यह बॉक्स पे भी ग्रीन बना हुआ है। एक रॉन्ग वाला देखते हैं, कोई रॉन्ग वाला मिल जाए तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि रॉन्ग वाले में कैसे पता चलता है ना। इसका भी वही सही है। इसमें देखिए हमने टिक किया है जहां पे वो ग्रीन से दिखा रहा है कि हमने cos थीटा टिक किया था, और सही कौन सा है तो देखिए जो ग्रीन कलर से बॉक्स बना हुआ है वो वाला सही रहेगा। तो देखिए ऊपर वाला ग्रीन कलर से बॉक्स है तो ये सही है आपका, और जो हमने टिक लगाया था इसको लगाया था इसलिए इसका बॉक्स रेड बन गया है कि हमने टिक ये किया था, लेकिन ये वाला क्या है गलत है। जो सही रहेगा उसका बॉक्स ग्रीन कलर से रहेगा, देखिए ग्रीन कलर से है, और हमने टिक किया था ये वाला तो यहाँ टिक लगा हुआ और इसको रेड कर दिया कि ये गलत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। नीचे लिख के भी आ रहा है कि देखिए इनकरेक्ट लिखा है ना, इसमें देखेंगे इसमें भी देखिए गलत हो गया है, नीचे जाएंगे तो इनकरेक्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। इसमें देखिए नीचे जाएंगे तो करेक्ट, तो यहाँ भी देख सकते हैं नीचे लिखा रहेगा कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गया होगा, आप लोग कैसे रिटेक कर सकते हैं सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो इस तरह से आप लोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कह रहा है पहले घर्षण का नियम कौन सा है। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब आप नॉर्मल समझ लीजिए, घर्षण या फ्रिक्शन से मतलब है किन्हीं दो सरफेसों का आपस में घिसना। ऐसे आप समझोगे तो ज्यादा आसान होगा कि कोई दो वस्तुएं हैं उनकी सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो उनके बीच जो घिसाव होगा वही घर्षण है। घर्षण का मतलब घिसना से समझ लीजिए कि एक वस्तु आपकी हो गई दूसरी हो गई, दोनों वस्तु जब एक दूसरे के संपर्क में इनकी सतहें आएंगी, इनकी सरफेस इनकी सतह एक दूसरे के संपर्क में आएगी तो उनके बीच में जो घिसाव होगा जो फ्रिक्शन होगा वही आपका क्या है घर्षण है, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप समझ लीजिए हम जो है कोई भी इंसान है आदमी जो भी है जमीन पे चल पा रहा है वह इसी वजह से संभव है क्योंकि हमारे पैरों के और जमीन के बीच में फ्रिक्शन काम करता है। फ्रिक्शन बहुत ही जरूरी है, कई जगहों पे फ्रिक्शन नुकसानदायक भी है और कई जगहों पे लाभकारी भी है। हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से ही पृथ्वी पे चल पाना मुमकिन होता है, ठीक है। हम चल पा रहे हैं जमीन पर तो फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप फिसल के गिर जाते हैं। हम आगे क्यों बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पैरों और जमीन के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है जिस वजह से हम चल पा रहे हैं, टिक पा रहे हैं। जैसे कील होती है, कील को दीवार में आप ठोक देते हो तो उसमें वो लगी रहती है, फिर आप वहां पे कुछ भी चीज टांग सकते हो रख सकते हो, ठीक है। तो कील दीवार के अंदर क्यों रुकी हुई है फ्रिक्शन की वजह से। क्यों फ्रिक्शन का मतलब क्या घिसना पकड़ना मतलब विरोध करता है, ठीक है। तो अगर कोई कील अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो क्या होगा दीवार उस जो कील है वो दीवार में फंस जाएगी क्योंकि दीवार की सरफेस और कील की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, दोनों रगड़ खाएंगे आपस में फंस जाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कील निकल करके गिर जाती है, वो उस दीवार में रुकती ही नहीं, ठीक है। जो गाड़ी है आपकी टायर है, टायर और जमीन के बीच में आपका क्या फ्रिक्शन लगता है, इस वजह से चलना मुमकिन होता है। आप देखेंगे जनरली अगर आपके पैर जो आपके स्लीपर या चप्पल जो पहनते हो शूज पहनते हो उसके नीचे नहीं होता चप्पल जब नीचे के घिस जाते हैं उसके नीचे देखोगे आप खांचे टाइप के बने होते हैं, तो जितना खुरदरा होता है चप्पल के नीचे तो चलने में आसानी होती है, आप स्लिप नहीं करते हो। जहां वो घिस जाता है आप चलते हो तो स्लिप करके गिर जाते हो, बारिश वगैरह में अक्सर होता है, ठीक है। तो क्या हुआ खुरदरापन मतलब कोई भी चीज जितना ज्यादा खुरदरापन होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या घिसाव होगा मतलब फ्रिक्शन होगा। कोई चीज जितना ज्यादा खुरदरा है उसमें उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा क्योंकि दो सरफेस के बीच में ज्यादा खुरदरी है तो ज्यादा घिसाव होगा, ज्यादा घिसाव मतलब ज्यादा फ्रिक्शन।
और अगर प्लेन सरफेस है तो आसानी से एक दूसरे पर सरक जाएगी, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन कम काम कर रहा है। तो वही होता है, जब स्लीपर के नीचे के जो दांते होते हैं उसके, या कह लीजिए जो खांचे, जो हमारा खत्म हो जाता है धीरे धीरे, मतलब खुरदरापन कम हो जाता है, तो फिर हमारा चप्पल या स्लीपर स्लिप करने लगता है और आप गिर जाते हो। होता है ना कई बार, भाई बारिश में आप बाहर निकले और जब चप्पल घिस गया होता है तो अचानक से गिर जाते हैं, ठीक है। जब गिरती है तो सबसे पहले आदमी गिरने के बाद उस समय ये नहीं देखता है कि मुझे चोट लगी या नहीं लगी, सबसे पहले तो फटाक दे मुंडी इधर उधर कि कहीं कोई किसी ने देखा तो नहीं। उसके बाद अगर इधर उधर आपने देखा, कोई नहीं देखा है, तो उतनी फुर्ती के साथ जितनी तेजी से आप गिरते हो जल्दी से खड़े हो जाते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर कोई देख लिया, मतलब आपने इधर देखा उधर देखा और आपने देखा कि अरे यार उसने तो देख लिया, तो उसके बाद चोट से ज़्यादा दर्द महसूस होता है ना कि अरे अब तो बेइज्जती हो गई। तो वही चीज़ है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण का नियम कौन सा है, ठीक है। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार से स्वतंत्र। तो देखिए घर्षण बल का मेन मैं आपको नियम बता दूं, इनमें ये होता है कि अगर किसी वस्तु पे, अगर यह वस्तु है, अगर वस्तु पे आप बल इधर को लगा रहे हो, पी बल लगा रहे हो, तो जिधर बल लगेगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण बल को हम F से डिनोट करेंगे, ठीक है। घर्षण बल हो गया, और ये हमारा नॉर्मल बल हो गया जो हम इस वस्तु पे लगा रहे हैं इसको खींच के ले जाने के लिए, या किसी सरफेस पे रखी हुई है वस्तु, ठीक है। तो जिधर हम बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो विरोध करता है। अगर हम वस्तु को आगे की तरफ खींचना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन का, कोई भी वस्तु आप देखते हो ना, अगर आप उसे खींचते तो वो नहीं आती है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फिर जब ज्यादा फोर्स लगेगा तब वो खींच सकती है। तो स्टार्टिंग में वो आगे क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन काम कर रहा है। आप जैसे जैसे बल बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन का मान भी बढ़ता जाएगा, मतलब फ्रिक्शन विरोध करता है, वो वस्तु को चलने नहीं देता है, ठीक है। तो बल आप लगाओगे और उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। पहली चीज तो ये पता चल गई हमें कि जिस दिशा में बल लगाया जाता है या वस्तु जिस दिशा में गति करती है उसके जस्ट विपरीत दिशा में फ्रिक्शन बल उत्पन्न होता है। दूसरा चीज ये है कि जो फ्रिक्शन बल होता है ना, जैसे F हो गया, P हो गया, जो वस्तु या अगर रखी हुई है किसी सरफेस पे तो इसका एक भार होगा, भार मतलब W, वेट, भाई ये भार हो गया इसका। तो वस्तु जब किसी सरफेस पर रखी होती है तो उसका भार उस सरफेस पे काम करता है, और सरफेस के द्वारा उतना ही बल, मतलब जितना वस्तु का भार है उतना ही भार के बराबर बल इस पर ऊपर की तरफ लगाया जाता है। उसको R से डिनोट करते हैं, जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। जैसे आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, न्यूटन ने बताया था, तीसरा नियम था उनका, तृतीय नियम, कि किसी वस्तु पे जब हम बल लगाते हैं तो उसको उतना ही बल वापस पीछे की तरफ लगाया जाता है, विपरीत दिशा में लगाया जाता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब वस्तु इस सरफेस पे रखी हुई है, आप नॉर्मल सोचिए ना कि अगर यह वस्तु यहाँ पे रखी हुई है तो यह नीचे क्यों नहीं गिर रही है। इसका मतलब अगर इस, क्योंकि इस पे भाई मान लीजिए इसका 10 kg का फोर्स है या 10 न्यूटन का बल है, अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो वो नीचे को गिर जाती है ना। पर अगर वस्तु यहाँ पे टिकी हुई है, इसका मतलब है कि नीचे से भी कोई शक्ति है जो इसको उतना ही बल लगा करके ऊपर ढकेल रखी है, क्योंकि अगर ज्यादा बल लगाती तो वस्तु ऊपर चली जाती। लेकिन वस्तु जैसे किसी मेज पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, इसके ऊपर यह वस्तु रखी हुई है, ऐसे देखिए, ठीक है, यह इसके ऊपर यह वस्तु रखी हुई है, तो यह वस्तु यहाँ पे स्थिर है, यह नीचे नहीं जा रही है। अगर इस वस्तु का हम मान लेते कि यह 1 किलो की वस्तु, हालांकि है नहीं, पर 1 किलो की है, तो यह इस पे जब हमने रख लेते हैं नीचे क्यों नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि अगर ये 1 किलो की वस्तु है तो इस डब्बे के द्वारा इसके ऊपर 1 किलो का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा लगाया जाता तो वस्तु ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगती, लेकिन वस्तु स्थिर है एक जगह पे। इसका मतलब जितना वस्तु ने नीचे फोर्स लगा रखा है इस टेबल पे, या टेबल मान लीजिए, तो इस टेबल पे या इस बॉक्स पे जितना इस वस्तु ने फोर्स लगा रखा है उतना ही फोर्स यह बॉक्स इस वस्तु के ऊपर लगा रखा है, इसीलिए यहाँ पर ये स्थिर है, सीधे शब्दों में, ठीक है। तो वही चीज, अगर इसने 10 kg का 10 न्यूटन का बल लगा हुआ है इस पर, तो जस्ट इसके ही बराबर इसके विपरीत दिशा में एक फोर्स काम करेगा, जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, जिससे यह वस्तु यहाँ पे स्थिर रहती है, ठीक है। तो फिर दूसरा चीज ये था कि जो हमारा घर्षण बल होता है और जो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है, इनमें एक निश्चित अनुपात होता है, F/R होता है, ठीक है, या कह सकते हैं उनके अनुपाती होता है, F अनुपाती R। यहाँ पे क्या होगा आपका, F = कांस्टेंट इंटू R हो जाता है, और जो कांस्टेंट होता है ना उसको हम दिखाते हैं म्यू से, और इसी को कहते हैं घर्षण गुणांक की कांस्टेंट को। तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकल के आता है F = μR, ठीक है, या μ = F/R। ये दूसरा चीज हो गया। और तीसरा बताया गया था कि जो घर्षण होता है हमारा वह डिपेंड करता है, कहने का मतलब है कि घर्षण बल जो आपका डिपेंड करेगा वह घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर और उसकी स्थिति पर, मतलब जो दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आ रही है और संपर्क में आ रही हैं,
तो उन दोनों की जो सरफेस है उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब कि वो कैसा है, स्मूथ है या खुरदरापन है। आपको मैंने बताया ना कि कोई दो वस्तु है, जितना खुरदरापन होगा उतना ही आपस में उन्हें एक दूसरे पे खिसकाने में अधिक बल लगेगा, इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन अधिक लग रहा है। भाई दो वस्तुएं अगर खुरदुरी है तो उन्हें एक दूसरे पे खिसकाने में अधिक बल लगाना पड़ेगा आपको, और दोनों वस्तुएं की सरफेस अगर बिल्कुल प्लेन है तो आसानी से स्लाइड कर जाएंगी। अगर आसानी से स्लाइड कर रही है इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन कम है। कठिनाई से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। ज्यादा फोर्स कब लगाना पड़ेगा, जब सतह खुरदुरी होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर सतह खुरदुरी है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, सतह प्लेन है तो फ्रिक्शन फोर्स कम काम करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि घर्षण बल जो होता है संपर्क सतह, मतलब जो दो वस्तुएं कांटेक्ट में आ रही हैं उनकी प्रकृति या स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है, लेकिन आकार पे निर्भर नहीं करता और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तीसरा नियम ये है घर्षण का, ठीक है, कि उनके प्रकृति और स्थिति पे तो निर्भर करेगा कि भाई जो दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क करें उनकी प्रकृति कैसी है, ज्यादा खुरदरापन है, समतल है, कैसी है, उस पर तो निर्भर करेगा, लेकिन उसका आकार या क्षेत्रफल है उससे नहीं मतलब होता, उससे वह स्वतंत्र होती है, उस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे ये पूछा था कि घर्षण का नियम कौन सा है, तो देखिए पहला कह रहा है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार से स्वतंत्र होता है, यही सही हो जाएगा, ठीक है, ये नियम है। दूसरा कह रहा था घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, तो यह हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया आपका। घर्षण बल गति की ही दिशा में कार्य करता है, बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया था जिधर हम फोर्स लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है, मतलब वस्तु के गति के इधर फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु इस दिशा में गति करेगी, जबकि फ्रिक्शन फोर्स गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मैंने बताया था कि वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वस्तु की गति का विरोध करता है, वो चाहता है कि वह ना चले, ठीक है। अगला है घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं है, गलत बात है। मैंने भी बताया कि जो संपर्क सतह है उनकी प्रकृति और स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो घर्षण बल किधर काम करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु जिस दिशा में गति करती है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा विरोध करता है। विरोध करने का मतलब अगर वस्तु उधर जा रही है तो उसको पीछे मतलब उसे रोकने की कोशिश करेगा। अगर कोई चीज इधर जा रही है, अगर वस्तु इस दिशा में जा रही है तो इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, इसके विपरीत दिशा में बल लगाओगे, तभी तो वो रुकेगी। तो वही कह रहा है कि जब गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। अगर कोई गतिमान वस्तु है वह इस दिशा में जा रही है तो घर्षण बल किस दिशा में होगा, तो जस्ट दिशा के विपरीत दिशा में होगा। जिधर वस्तु गति करेगी उसके विपरीत दिशा में आपका घर्षण बल काम करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है। मैंने अभी बताया कि अगर कोई सरफेस है, यहाँ पे अगर एक वस्तु रखी हुई है, इस पर हम यहाँ पी बल इधर लगा करके खींच रहे हैं तो वस्तु उधर गति करेगी, तो गति के विपरीत दिशा में क्या काम करेगा, घर्षण बल, मतलब इसके जस्ट विपरीत दिशा में एफ काम करेगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है। अगर वस्तु की जो वेट है, भार, वह डब्ल्यू है, तो वह नीचे की तरफ काम करेगा, और इसके ही जस्ट विपरीत दिशा में इसके लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया काम करता है, जो कि इसके बराबर होता है, मतलब जितना भार होगा उसी के बराबर। अगर 10 न्यूटन का भार है तो 10 न्यूटन का अभिलंब प्रतिक्रिया भी काम करेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो R = W, ठीक है, जब वस्तु स्थित है संतुलन की स्थिति में, ठीक है। यहाँ पूछा है संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है। मैंने बताया अभी आपको कि जो घर्षण बल होता है वह अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। और अगर यहाँ से हम इसको बराबर लिखना चाहे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया था, कांस्टेंट को हमने म्यू से दिखाया था, और यह म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है, म्यू × r। म्यू क्या है, कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी इधर दिखा देता हूँ, घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू को हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक, और एफ आपका घर्षण बल है, आर अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो ये म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू = F/r, यही तो होगा इस फार्मूले से। F बराबर म्यू आर, तो म्यू बराबर मतलब घर्षण गुणांक बराबर घर्षण गुणांक = क्या आ गया आपके पास, घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए पूछा है अभिलंब प्रतिक्रिया, सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है। तो देखिए फ्रिक्शन बल अभिलंब प्रतिक्रिया से सीधे अनुपातिक है ना, दोनों अनुपात में है ना, वही पूछ रहा है कि अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है। अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ कौन सा बल है, फ्रिक्शन बल है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी
फ्रिक्शन पुल, घर्षण बल और अवमंदन प्रतिक्रिया, इन्हीं दोनों का एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो निम्नलिखित में से पहिए और सड़क के बीच में क्या कार्य करता है। मैंने बताया ना कि आदमी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, ठीक है, गाड़ी हो, घोड़ा हो, जो भी चीजें हैं, अगर वह पृथ्वी पे जमीन पे चल पा रही है तो एक ही रीजन है, फ्रिक्शन फोर्स। मनुष्य के पैर हो, ठीक है, जानवर के पैर हो, गाड़ी का टायर हो, उसके और जमीन के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, जिस वजह से चलना संभव हो पाता है। तो वही चीज पूछा है कि वाहन पर अगर वाहन सड़कों पर चलने में अगर सक्षम है, अगर वाहन हमारी कार इत्यादि सड़क पर चल पा रही है तो उनके टायर और या पहिया और सड़क के बीच में क्या काम करता है, घर्षण काम करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, उपयोगी घर्षण कौन सा है, यूजफुल, मतलब ऐसा कौन सा घर्षण है जिससे हमें फायदा मिल रहा है। यूजफुल मैंने बताया ना, हर एक चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा घर्षण है जिससे मुझे फायदा मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि अगर जमीन पे हम चल रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम जमीन पे नहीं चल पाते। इसका मतलब जो हमारे पैर और जमीन के बीच में जो फ्रिक्शन काम किया वो काम का था, वो उपयोगी था। अगर वो नहीं होता तो हम नहीं चल पाते, नुकसान होता, हम गिर जाते। इसका मतलब हमारे और जमीन के बीच में जो काम करने वाला फ्रिक्शन था, यह क्या उपयोगी है। आप ध्यान से सोचिए, रटने वाली चीज नहीं है, आपको इनको पढ़ करके सोचना है ऑप्शन को कि इससे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। जैसे कार है भाई, कार रोड पे चल पा रही है फ्रिक्शन की वजह से, तो ये फायदे का सौदा हुआ ना, अच्छी बात है। अगर वही फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कार ही नहीं चला पाते, तो नुकसान होता। तो वही देखिए यहाँ पे क्या करा कि उपयोगी घर्षण कौन सा। ऑप्शन देखते हैं, सिलेंडर में छल्ले, ठीक है, रिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर आपका जैसे इंजन वगैरह होता है, इंजन में सिलेंडर होते हैं, तो जो इंजन में पिस्टन चलता है ना, मान लीजिए सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रिंग इन द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर या गोल रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे देखने में ये राउंड है मान लीजिए, और इसके दोनों तरफ क्या, इस पे गोल मतलब रिंग चढ़ाई गई होती है। रिंग इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि इसमें जो भी वायु या लिक्विड हो वो लीक ना करे, पिस्टन की इस पार उस पार ना जाए, इसलिए यहाँ पे रिंग चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब पिस्टन यहाँ पे आगे पीछे मूव करता है तो इसमें जो रिंग लगा हुआ है, रिंग चढ़ा होता है ताकि उसमें से लिक्विड या कुछ लीक ना करे, तो यह जो होगा क्या करेगा, यह दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन करेगा। जब फ्रिक्शन करेगा तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा। अगर यह रिंग इस सिलेंडर के साथ फ्रिक्शन नहीं करता, मतलब घिसाव नहीं होता, तो आपको कम फोर्स लगाना होता, आपकी शक्ति कम लगती, आपके इंजन में जो शक्ति उत्पन्न हो रही है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इस फ्रिक्शन में व्यर्थ जाएगा। भाई अगर यह फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर आसानी से काम करता नहीं, इसलिए हमें मोबिल ऑयल ग्रीस वगैरह लगाते हैं। मोबिल ऑयल लगा देंगे तो कोई वस्तु आसानी से स्लिप करने लगेगी, मतलब वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो मोबिल ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो ये रिंग में सिलेंडर था, यह क्या कर रहा है, यह नुकसान कर रहा है भाई, इसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी पावर बेकार जा रही है यहाँ पे फ्रिक्शन में। तो इसका मतलब ये उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है। दूसरा कह रहा है क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, मतलब क्रैंक शाफ्ट के जो बियरिंग होती है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है या बियरिंग हो गई, बियरिंग मतलब बैरिंग आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग बैरिंग भी बोलते हैं, इसमें से और गोल गोल छर्रे होते हैं, यहाँ पे गोली लगी होती है गोल गोल, ठीक है, और इसके बीच में शाफ्ट चलता है। तो शाफ्ट चलता है तो शाफ्ट और इसके बीच में बियरिंग के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो धीरे धीरे बियरिंग क्या होती है, घिस जाती है। जब बियरिंग घिस जाती है तो फिर हमें इसे बदलना पड़ता है। कुछ लोग बैरिंग भी कहते होंगे, लेकिन इसका जो शुद्ध नाम है वो बियरिंग है। क्या है, बियरिंग। साइकिल वगैरह में भी आपके रहता है, ठीक है, या शाफ्ट जहां पे चलती है तो शाफ्ट इसके अंदर घूमेगी, तो शाफ्ट और बियरिंग के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एक तो जो मान लीजिए इंजन के द्वारा जो पावर जनरेट हुई, ठीक है, तो वह इस शाफ्ट को तो घुमा ही रही है, साथ में यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है उसमें वो पावर नुकसान जा रहा है, और फिर धीरे धीरे बियरिंग घिस जाएगी तो हमें बियरिंग टूट जाएगी, फिर बियरिंग भी बदलना पड़ेगा। मतलब यह फ्रिक्शन भी तो नुकसानदायक है, इससे फायदा तो मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब यह वाला भी हमारा यूजफुल नहीं है, बेकार है। अगला व्हील हब बियरिंग, व्हील हब बियरिंग। हब का मतलब वही पुली गियर वगैरह हो गया। हब का मतलब क्या होता है, पुली या गियर जो होता है उसको हब कहते हैं, और वहां पर भी बियरिंग शब्द का यूज है, मतलब बियरिंग के साथ वो भी फ्रिक्शन करेगा। जब फ्रिक्शन करेगा तो घिसाव होगा, पावर बेकार जाएगी, यह भी अच्छी चीज नहीं है। लास्ट है ब्रेक शू लाइनिंग। ब्रेक शू लाइनिंग मतलब जो ब्रेक शू होता है जैसे कार वगैरह में होता है ना, तो वहां पे लाइनिंग की जाती है। लाइनिंग इसलिए होता है ताकि फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन होगा तुरंत पकड़ लेगा और आपके कार के रुकने में मदद करेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर ब्रेक शू पे लाइनिंग नहीं होता, लाइनिंग की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हुआ, जिससे कि वह जाकर के तुरंत वहां पे फंस जाते हैं अंदर गियर में, और सॉरी
प्लेट में और वहां पर कार को रोकने में मदद करते हैं। मतलब यह वाला हमारे फायदेमंद का फ्रिक्शन है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा, यूजफुल। तो ब्रेक शू में जो लाइनिंग लगाई गई है जिसकी मदद से हम कार वगैरह रोकते हैं तो यह फायदेमंद होता है। तो ब्रेक शू लाइनिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकार घर्षण कौन सा है? देखिए वेस्टफुल। अभी यूजफुल हमने देख लिया, काम का कौन था, अब यहाँ पे हमें पहचानना वेस्टफुल कौन सा है। ठीक है, देखिए क्लच लाइनिंग, क्लच पे लाइनिंग होती है ताकि क्लच जाकर के क्लच प्लेट में आसानी से पकड़, लाइनिंग रहेगी तुरंत फ्रिक्शन होगा, आसानी से पकड़ लेगी। लाइनिंग नहीं रहता तो वह प्लेट सही से आपस में पकड़ती नहीं, स्लिप करती। इसका मतलब क्लच पे लाइनिंग से हमें फायदा है, ये अच्छा घर्षण है। ब्रेक शू लाइनिंग, अभी मैंने बताया कि ब्रेक शू पे भी लाइनिंग होती है जिससे कि फ्रिक्शन हो और तुरंत उस पर पकड़ ले और गाड़ी को रोक सके, तो ब्रेक शू पे लाइनिंग भी फायदा है। टायर्स ऑन द फ्लोर, सॉरी हाँ ठीक है, टायर्स ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर टायर, जो फर्श पे टायर घूम रहा है उनके बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसी वजह से गाड़ी चल पा रही है, तो वो भी तो फायदेमंद का हुआ, वो भी अच्छा फ्रिक्शन है। इसका मतलब पहला जो रियर एक्सल गियर, मतलब एक्सल गियर में जो गियर के बीच में फ्रिक्शन होगा, देखिए दो गियर जब आपस में फंस के चलते हैं तो वहां पे इसलिए हमें बराबर क्या मोबिल ऑयल या ग्रीस वगैरह देते रहते हैं ताकि उनमें फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि आपको मालूम है जो एक्सल गियर में जब आपस में क्या होंगे, फंस के चलेंगे तो उनमें घिसाव होगा, अगर घिसाव होगा तो गियर टूट जाएगी, तो वह नुकसान वाला है ना। एक तो पावर ज्यादा लगेगी फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा घिसते घिसते गियर भी टूट जाएगी, फिर आपके पैसों का भी हानि होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है सही हो जाएगा कि यह बेकार घर्षण है, इसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो आपको यही देखना है, ऑप्शन को देख करके ये चीज पहचानना है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है कि इस फ्रिक्शन से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर फ्रिक्शन से फायदा हुआ तो यूजफुल फ्रिक्शन, अगर नुकसान हुआ तो वेस्टफुल फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा घर्षण बल पर निर्भर करता है? धातुओं के प्रकार, भाई कौन सी धातु, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्टेक्ट सरफेस, मैंने आपको बताया ना कि भाई घर्षण बल किस पे निर्भर करेगा, दो वस्तुएं जब आपस में संपर्क में आती हैं तो उन संपर्क सतहों पे निर्भर करेगा कि जो आपस में कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो संपर्क सतह है, वह सतह कैसी है। सतह कैसी है, समतल है, खुरदुरी है, कैसी है। जितना ज्यादा खुरदुरा उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा समतल उतना कम फ्रिक्शन। इसका मतलब किस पे निर्भर करेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस पे, मतलब जो हमारी दो सरफेस दो सतह संपर्क में आने वाली है उसी पर निर्भर करेगा फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? घर्षण गुणांक मैंने अभी बताया, कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। इस टाइप से होती है, आपकी वस्तु होती है, यहाँ पर अगर हम पी बल इधर लगा करके इसे खींचने की कोशिश करें तो वस्तु की दिशा इधर हो जाएगी गति वाली, तो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में जो काम करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अगर इसका भार W है तो नीचे काम करेगा, और इसके भार के बराबर इसकी विपरीत दिशा में इसके लंबवत काम करता है हमारा क्या, अवलंब प्रतिक्रिया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो घर्षण बल होता है अवलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती है, F अनुपाती R। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन दोनों को बराबर लिखना चाहे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू आर हो जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम दिखाते हैं किससे, म्यू के द्वारा इंटू आर, और इस म्यू को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। तो यही यहाँ पूछ रखा है कि घर्षण गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है, तो घर्षण गुणांक को कैसे व्यक्त करेंगे, F बराबर म्यू इंटू आर है। अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इधर चला जाएगा, F अपान आर हो जाएगा, यही होगा ना, F अपान आर होगा। तो देखिए घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया के बीच के अनुपात है, ऑप्शन बी वाला ही मिल गया। पहला के बल और क्षेत्रफल, बल है, घर्षण बल है और अवलंब प्रतिक्रिया। घर्षण गुणांक को कैसे व्यक्त किया जा रहा है, यह घर्षण गुणांक हो गया, तो घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के रूप में दिखाया जा रहा है, घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया का अनुपात। तो ऑप्शन बी देखिए, घर्षण बल अवलंब प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है, सही बात है। घर्षण गुणांक क्या है, घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस फार्मूले से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यहां पर देख रहे हैं आप, ऑप्शन म्यू है, एफ है, डब्ल्यू है। मैंने अभी आपको इधर बताया था कि भाई अगर ये वस्तु रखी हुई है किसी सरफेस पर, अगर हमने पी बल लगाया, इधर फ्रिक्शन फोर्स काम किया, इसका भार डब्ल्यू है, तो जस्ट डब्ल्यू भार के बराबर इसके विपरीत दिशा में आर काम करता है, अवलंब प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। जितना नीचे W काम कर रहा था ना भाई, ये W काम कर रहा है और उसके विपरीत दिशा में R काम कर रहा है। मैंने बताया था जितना R होगा W, मतलब इसके भार के बराबर, अगर 10 न्यूटन का भार काम कर रहा है तो अवलंब प्रतिक्रिया भी 10 न्यूटन की होगी। अगर 12 न्यूटन का भार है तो अवलंब प्रतिक्रिया भी 12 न्यूटन का उसके विपरीत दिशा में होगा, तभी वस्तु यहाँ स्थिर रहेगी। अगर कम लगेगा तो वस्तु गिर जाएगी, ज्यादा लगेगा तो वस्तु ऊपर उड़ने लगेगी, जादू हो जाएगा, ठीक है। तो जादू नहीं दिखाना यहाँ पे। तो जो R होगा वो W के बराबर होगा। आई बात समझ में?
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें फार्मूला मालूम है F इज इक्वल टू म्यू आर, कई बार बता दिया मैंने कहाँ से आया, म्यू इज इक्वल टू देखा जाए म्यू इज इक्वल टू आर इधर आ जाएगा F अपान आर, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन में देख रहे हैं सब W के रूप में, और हमें मालूम है कि जितना W होता है उसी के बराबर R काम करता है, मतलब हम R के बराबर W लिख सकते हैं, जहां R है वहां पे हम W लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू F अपान W। अब फार्मूला देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, म्यू इज इक्वल टू F अपान W, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? हम कई बार करते आ रहे हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा म्यू, भाई म्यू ही तो यूज कर रहे हैं घर्षण गुणांक के लिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपने देखा होगा सारी चीजें हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा, और ऐसे अभी टाइम भी है काफी, तो आराम से वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिएगा और टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, आगे मिलेंगे हम लोग। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। थैंक यू।